तो जीन क्या होते हैं? तो जीन जो है डीएनए से मिलकर डीएनए का ही एक भाग होते हैं जिसे हम जीन कहते हैं। तो डीएनए की एक ऐसी न्यूनतम लंबाई जो एक विशिष्ट लक्षण को धारण किए रहती है उसको हम जीन कहते हैं। यानी डीएनए जो बना होता है लंबा वाला, उसकी अगर न्यूक्लियोटाइड यानी कुछ इस तरह का हमने डीएनए बनाया था, तो इसमें क्या है कि डीएनए की पूरी लंबाई में कुछ भाग को लेकर, कुछ भाग सभी डीएनए का अब अलग अलग सूचनाएं सबके अंदर धारण रहती हैं, सबके अंदर अलग अलग सूचनाएं रहती हैं, तो कुछ भाग में ही विशिष्ट सूचना होती है, उसी भाग को हम जीन कहते हैं। पूरे को मिला के तो डीएनए कहते हैं, लेकिन डीएनए के एक विशिष्ट भाग को जिसमें कुछ विशिष्ट सूचना होती है, न्यूनतम लंबाई, तो डीएनए के न्यूनतम लंबाई के ऐसे भाग में विशिष्ट सूचना होती है, उसे हम जीन कहते हैं। जीन की सबसे पहले खोज करी थी जोहानसन ने। वैसे नाम तो आसानी से याद हो जाएगा, जे फॉर जीन। तो जीन की सबसे पहले खोज करी थी जोहानसन ने। अब इसी के अंदर जो हमारा आनुवांशिक सूचना होती हैं वो इतने से ही भाग में अगर अलग है तो इसी को हम जीन कहते हैं। तो ये क्या किए रहती है, आनुवांशिक सूचनाओं को आनुवांशिक सूचना का धारण, यानी धारक उसे कहते हैं जो धारण किए रहता है। तो आनुवांशिक सूचनाओं का जो धारण करता है वो जीन के अंदर ही होता है। जीन आनुवांशिक सूचनाओं का धारण करता है, इसीलिए इसे आनुवांशिक सूचनाओं का धारक कहते हैं। हम जानते हैं कि आनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं वो जीन के अंदर होती हैं, और जीन को किस में पढ़ा जाता है, आनुवांशिकी में। तो जीन को किस में पढ़ाता है, जीन का अध्ययन कहलाता है आनुवांशिकी। जीन का अध्ययन कहलाता है आनुवांशिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है, इसके आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर मेंडल। 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि ग्रेगर के जोहान मेंडल के कई सारे प्रयोग, मटर के पौधे पे आनुवांशिकी प्रयोग, इसीलिए आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल को, जिन्होंने आनुवांशिकी के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी बताई है। तो इसके अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी, जो कि आनुवांशिक सूचनाओं का धारण कहलाता है, उसको जीन कहते हैं। जीन के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को। ठीक है, अब ये जो जीन है ये एक से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो बिल्कुल जोड़े में जाते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं। और जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं डीएनए के साथ यानी गुणसूत्र के साथ, तो इन्हीं एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जब एक जोड़े में जाते हैं यानी एक साथ जाते हैं तो इसे सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता क्या होता है, जोड़े में जाते हैं। सहलग्नता क्या होता है, यानी जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो जोड़े में जाते हैं, उसी जोड़े को क्या कहते हैं, सहलग्नता। यदि सहलग्नता नहीं रहती तो फिर इस प्रक्रिया को उस पोजीशन को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी अगर इनका जोड़ा मिट जाए या जोड़ा अलग हो जाए तो इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये हमारे जीन का हो गया। अब जीन के बारे में थोड़ा सा था, इसके बाद हम पढ़ेंगे आरएनए। अब बात करते हैं आरएनए के बारे में। तो जैसा कि डीएनए का स्ट्रक्चर था डबल हेलिक्स, लेकिन आरएनए का कैसा है, सिंगल। तो इसमें कैसा होता है ये, यानी ये सिंगल हेलिक्स, क्योंकि इसमें एक ही सिंगल लूप होता है या एक तरह से कुंडलित होता है ये, और डीएनए दो कुंडलित होता है। तो जैसा हमने डीएनए पढ़ा है तो उसी तरह से आरएनए में भी होता है।
तो आरएनए में क्या होता है कि इसमें भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसमें अब डीएनए में पढ़ा जैसे आरएनए में भी होगा, तो आरएनए में क्या क्या होता है, तो शर्करा पाई जाती है, शर्करा। तो जैसे हमें पता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, वैसे आरएनए में राइबो शर्करा, क्योंकि इसका नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। और क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, हमने पढ़ा है 4 प्रकार के क्षार होते हैं डीएनए में। और क्या होता है हमारा फॉस्फेट, फॉस्फोरस होता है। ये जो हेलिक्स बना होता है ना, जैसे कि डीएनए में 2 होते हैं, इसमें 1 है, तो ये ही फॉस्फेट के बने होती है, ये फॉस्फेट ग्रुप के बने होती है ये हेलिक्स। इसके बाद इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हम जानते हैं कि इन दोनों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, इन दोनों को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अब बात करें नाइट्रोजनी क्षार की, तो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं कौन कौन से, 2 तरह के, प्यूरिन और पाइरिडिनिन, 2 तरह से होते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा है डीएनए में, तो कौन कौन सा होता है, ए होता है और सी होता है, यहाँ पे सी नहीं जी, एडेनिन और ग्वानिन होता है प्यूरिन में। और डीएनए में पाइरिडिनिन में क्या होता है, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। लेकिन डीएनए से इसमें थोड़ा अलग रहता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल और साइटोसिन। ये हो गया हमारा एडेनिन, ये हो गया ग्वानिन, ये हो गया हमारा यूरेसिल और साइटोसिन। यू और सी। तो जिस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर है सेम ऐसा ही है, बस एक कैसा है, सिंगल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स। और मेन वैसे तो इसमें बहुत से अंतर है, लेकिन 2 अंतर होते हैं जो मेन तरह के होते हैं, 2-3 अंतर। जैसे कि डीएनए में कौन सी शर्करा, डीऑक्सीराइबो शर्करा, आरएनए में राइबो शर्करा। डीएनए डबल हेलिक्स, आरएनए सिंगल हेलिक्स। डीएनए में क्या होता है कि डीएनए में थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए में यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। तो ये 2-3 अंतर, मुख्य अंतर है डीएनए और आरएनए के। तो इस तरह से ये आरएनए की संरचना हो गई, और डीएनए की और आरएनए की संरचना बिल्कुल सेम होती है, बस थाइमिन की जगह यहाँ पे थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। और बाकी सब इनके बॉन्ड जो होते हैं वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बंध बिल्कुल सेम रहते हैं। यानी एडेनिन और यूरेसिल की में इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बंध। इस तरह से ये आरएनए पाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं आरएनए के प्रकार। तो आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। आरएनए के प्रकार कितने होते हैं, 3। आरएनए 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 mRNA, और दूसरा होता है वो होता है rRNA, और tRNA। इस तरह से 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। अब ये mRNA है, mRNA का पूरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए, M फॉर मैसेंजर। अब मैसेंजर का मतलब ये मैसेज पहुंचाता है, यानी कोशिका में, जैसे किसी भी अंग में, शरीर में कोशिका के किसी भी अंग में कहीं मैसेज ले जाना होता है। जैसे कि अब ये हुआ rRNA, इसका नाम हो गया राइबोसोमल आरएनए। tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए। तो mRNA से शुरू करते हैं। mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए। किसी भी अंग को या किसी भी जगह को कहीं प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो उसकी सूचना mRNA से ही पहुंचाई जाती है। यानी सूचना यानी मैसेज यानी मैसेज पहुंचाना हो तो कहीं पे भी तो mRNA ही मैसेज पहुंचाता है। तो इसे कहते हैं सूचना संदेश
वाहक, संदेश वाहक या सूचना वाहक, संदेश वाहक या सूचना वाहक। तो ये सूचनाओं को ले जाता है, यानी कहाँ प्रोटीन की आवश्यकता है, कहाँ किस चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ की सूचना ये ले जाता है। उसके बाद आता है आरआरएनए, इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। हमने जब कोशिका के अंदर राइबोसोम को पढ़ा था तो राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। तो प्रोटीन निर्माण करता है, तो जो प्रोटीन निर्माण करता है राइबोसोम, तो ये राइबोसोम के अंदर ही पाया जाता है, इसीलिए इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब राइबोसोम जो है वो प्रोटीन निर्माण करता है, तो प्रोटीन निर्माण में जो प्रक्रिया चलती है वो राइबोसोम आरआरएनए की होती है, यानी राइबोसोम के अंदर जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है, और यही आरआरएनए ही प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम के अंदर। तो ये क्या काम करता है, प्रोटीन निर्माण, तो प्रोटीन निर्माण का काम करता है। अब ये बात हो गई कि ये संदेश लेके आया, कहीं पे अगर कुछ काम है या कहीं किसी भी अंग में प्रोटीन की आवश्यकता है तो ये तो संदेश लेके आ गया। अब संदेश लेने के बाद संदेश तो लेके आ गया कि इस जगह पे प्रोटीन की आवश्यकता है, अब उस जगह पे प्रोटीन की आवश्यकता है तो प्रोटीन होना भी तो चाहिए, तो ये प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन के बाद फिर ये आता है ट्रांसफर, तो ये तो संदेश लेके आ गया, इसने प्रोटीन निर्माण भी कर दिया, अब वो प्रोटीन को ले जाना भी है, तो ये क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन को ले जाता है या ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों प्रकार के आरएनए हो गए, यानी एक तो हो गया एमआरएनए जो मैसेज ले जाता है, उस मैसेज को उस मैसेज पर काम चालू कर देता है, ये आरआरएनए तो राइबोसोम ये प्रोटीन बना देता है, अब उस प्रोटीन को ले जाने के लिए फिर ये टीआरएनए उसको ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से ये आरएनए पूरी तरह से हो जाता है। और वैसे भी आरएनए का मुख्य काम प्रोटीन बनाना ही होता है, जो कि राइबोसोम के अंदर। अभी तक हमने डीएनए पढ़ लिया, जीन पढ़ लिया, आरएनए पढ़ लिया। अब इनके बाद जैसे हम जानते हैं कि डीएनए द्विकुंडल होता है, अब उसकी एक कुंडली निकाल दें और उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल रख दें तो वो आरएनए बन जाएगा। तो ये रहा हमारा डीएनए। डीएनए से यदि अगर हम आरएनए बनाएं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि डीएनए से आरएनए बना सकते हैं। बनाने में क्या जा रहा है, डीएनए की एक कुंडली निकाल दो और थाइमिन की जगह यूरेसिल ऐड कर दो तो डीएनए से आरएनए बन जाएगा। और आरएनए क्या बनाता है, आरएनए से तो प्रोटीन बनता है, तो आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं। तो आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी डीएनए से आरएनए बनाए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाए तो ट्रांसलेशन। अब जैसे हमने बताया कि डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, उसकी एक कुंडली निकाल दो, अब उसी तरह से उसमें एक और कुंडली जोड़ दो तो डीएनए बन जाएगा, और यूरेसिल की जगह वापस थाइमिन लगा दो तो क्या बन जाएगा, फिर डीएनए बन जाएगा। तो जब डीएनए से आरएनए बनाया तो आरएनए से डीएनए बनाने में हो जाएगी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए से दोबारा डीएनए बनाएंगे तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसी तरह से अगर डीएनए को दोबारा डीएनए बनाया जाए, डीएनए को भी तो दोबारा डीएनए की फोटोकॉपी कह सकते हैं, डीएनए की जब फोटोकॉपी बनाई जाए यानी डीएनए की प्रतिलिपि, जैसे डीएनए 1 से 2, 2 से 4, तो इसे कहते हैं डुप्लीकेशन, जो कि डीएनए की प्रतिलिपि या डीएनए की फोटोकॉपी होती है। तो डीएनए से डीएनए बनाने को डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन। तो इस तरह से हम इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, एक चीज से दूसरी चीज बना सकते हैं।